नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। आज इस क्लास में जो एकक कोष्ठिका के परमाणुओं की संख्या थी उससे संबंधित बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं कि बोर्ड में किस प्रकार से एकक कोष्ठिका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो आपने जो एकक कोष्ठिका थी उसके 4 टाइप्स पढ़े थे। उन 4 टाइप्स में जो परमाणुओं की संख्या थी उसकी हम बात कर रहे थे कि भाई किस में कितने परमाणु होते हैं, और उन परमाणुओं के आधार पर हम न्यूमेरिकलों की बात करेंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं कि एक गणीय ठोस, यानी आपके पास में एक संरचना है, वह गणीय रूपी संरचना है और ठोस प्रकार की संरचना है। एक गणीय ठोस 2 प्रकार के परमाणु ए व बी से मिलकर बना है। यानी एक जो गणीय ठोस है उसमें 2 प्रकार के परमाणु हैं, एक परमाणु ए है, दूसरा परमाणु बी है। इसमें ए परमाणु घन के कोनों पर तथा बी परमाणु घन के केंद्र में उपस्थित है। यानी इसमें जो ए परमाणु है वे तो घन के कोनों पे हैं तथा बी परमाणु है वह घन के केंद्र में उपस्थित है। तो ठोस का सूत्र बताइए। तो ठोस का सूत्र बताइए। अब यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया गया तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको उसका सूत्र ज्ञात करना है कि जो गणीय ठोस बना उसका सूत्र क्या होगा। तो आपने कहा कि एक गणीय ठोस 2 प्रकार के परमाणु ए और बी से मिलकर बना है। इसमें ए परमाणु घन के कोनों पर तथा बी परमाणु घन के केंद्र में उपस्थित है। तो ठोस का सूत्र बताइए। अब इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमें बात करते हैं इसकी कि इसको सरल किस प्रकार से करना है। तो सरल करने के लिए यहाँ पे देखना है कि जो भी आपके पास में परमाणु ए और बी है, ए परमाणु किसके हैं, घन के कोनों पर हैं, और बी परमाणु घन के केंद्र पर हैं। तो सबसे पहले जो कोनों वाला परमाणु है तो कोनों की हमें संख्याएं ज्ञात करनी है कि एक घन में कोने कितने होते हैं और उसकी कितनी हिस्सेदारी देनी है। तो हम ये लिखेंगे कि परमाणु ए है वह परमाणु ए घन के कोने कितने होते हैं, 8। तो यहाँ पे क्या लिखना है, परमाणु ए घन के 8 कोनों पर उपस्थित है। यानी घन के कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, और प्रत्येक कोने पर क्या उपस्थित है, ए परमाणु उपस्थित है। तो ए परमाणु उपस्थित है तो ए परमाणु का एकक कोष्ठिका में योगदान क्या होगा, ए परमाणु का एकक कोष्ठिका में योगदान। तो योगदान की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, 8 कोने इंटू 1/8वां भाग प्रत्येक अवयवी कण का। यानी आपके पास में कितने कोने हैं, 8 कोने, और 1/8वां भाग क्या है, प्रत्येक अवयवी कण का है। तो इसको सरल करने के लिए क्या हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे कितना परमाणु बचेगा, 1 परमाणु बचेगा। तो ए बराबर कितना परमाणु आया, ए परमाणु। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, बी परमाणु की। तो परमाणु बी घन के केंद्र में उपस्थित हैं। तो घन के केंद्र में उपस्थित हैं तो केंद्र के लिए क्या लिखते हैं कि केंद्र जितने परमाणु हैं उनकी संख्या कितने से करते हैं, 1 से गुणा करते हैं। तो 1 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे, 1 ही है परमाणु, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 परमाणु। तो ये तो क्या आ गया आपके पास में ए, और ये क्या आ गया आपके पास में बी। तो ए और बी आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात, यानी परमाणु ए और परमाणु बी का अनुपात। तो क्या, ए अनुपात बी, यानी 1:1। तो इसका जो आपके पास में ठोस का सूत्र होगा वह सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में।
तो इसमें ठोस का सूत्र क्या आएगा, ए बी आएगा कि एक घनीय ठोस दो प्रकार के परमाणु ए व बी से मिलकर बना होता है। इसमें ए परमाणु घन के कोनों पर तथा बी परमाणु घन के केंद्र में उपस्थित है। तो ठोस का सूत्र बताइए। तो इसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि परमाणु ए घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो 8 कोनों के लिए क्या लिखते हैं, 8 × 1/8 यानी कितना परमाणु आता है, एक परमाणु। नंबर 2 क्या है, परमाणु बी घन के केंद्र में उपस्थित होता है। तो 1 × 1 बराबर कितना परमाणु होता है, एक परमाणु। तो ए और बी का अनुपात देखते हैं, ए अनुपात बी यानी 1:1 में, अर्थात इसका सूत्र क्या है, ए बी। क्या सूत्र है, ए बी। अब इसके बाद में यदि हम अगला क्वेश्चन देखें कि इसी प्रकार से आपको और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस क्वेश्चन के बारे में बात करनी है। इसको एक बार अच्छी तरह से आप देख लेना, नोट कर लेना अपनी कॉपी में। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें कि अगला क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है, देखो जो अगला क्वेश्चन है वह दे दिया कि एक यौगिक दो तत्व है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एक यौगिक दो तत्व है M व N से बना है। सबसे पहले तो आपके पास में एक यौगिक है, उसमें दो तत्व है M और N, उनसे मिलकर बना है। अब इसमें आगे क्या आएगा, तत्व N, तत्व N CCP संरचना बनाता है। तत्व जो N है यानी दो तत्व थे A और B, उसमें से N तत्व है वे कैसी संरचना बनाता है, CCP संरचना बनाता है। और M के परमाणु जो इसके बाद में कौन सा बना, और M के परमाणु, जो M के परमाणु है चतुष्फलकीय रिक्तियों के, चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यारोपित करता है। 1/3 भाग को अध्यारोपित करता है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। अब देखो यह आपके पास में क्वेश्चन है कि एक यौगिक दो तत्व M व N से बना है। तत्व N CCP संरचना बनाता है और M परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग अध्यारोपित करता है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले यह देखना है कि जो तत्व एक तो क्या है, वे कैसी संरचना बनाता है, CCP संरचना। तो CCP संरचना की एकक कोष्ठिका में N परमाणुओं की संख्या, देखो CCP संरचना, जो आपके पास में CCP संरचना है, CCP संरचना की एकक कोष्ठिका में N परमाणुओं की संख्या। अब इसमें N परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। तो आपके पास में CCP संरचना है और CCP संरचना में एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी आ गई, 4। तो परमाणु की संख्या 4 आ गई। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो M परमाणु है उसमें कौन सी रिक्तियां हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होती है, 2 × N होती है कि नहीं होती है, कि 2 × जितने भी परमाणुओं की संख्या वे आती है कि नहीं आती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि 2 × परमाणुओं की संख्या, 2 × परमाणुओं की संख्या। तो 2 × 4 बराबर कितने परमाणु आ जाएंगे, कुल 8 परमाणु आ जाएंगे। अब आपके पास में 8 परमाणु आ जाते हैं। तो 8 परमाणु आने के बाद में हम अब कौन से परमाणु की बात करते हैं, M परमाणु। तो M परमाणु के लिए क्या लिखेंगे, M परमाणु। जो आपके पास में M परमाणु है तो M परमाणुओं की संख्या, M परमाणु की संख्या। अब M परमाणु है, वह M परमाणु क्या है, उसका कौन सा हिस्सा लिया इसने, 1/3 भाग को अध्यारोपित करता है। तो क्या लिखेंगे, 1/3 ×
चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। तो 1/3 इंटू चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी है आपके पास में, यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी आई, 8 आई। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों के लिए क्या लिख दोगे आप, 8, यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप, 8/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब 8/3 लिखने के बाद में हमें क्या करना है, यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है। तो आपके पास में जो यौगिक है उस यौगिक की बात करेंगे। यौगिक क्या है आपके पास में, m/n है कि नहीं है, एक तो m है, एक क्या है, n है। इन दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे कि 8/3 तो m है, अनुपात n कितना आया था, 4 आया था। कितना आया था, 4। अब यदि इसको हम सरल करेंगे तो सरल करने के कारण क्या हो जाएगा, 2/3, यानी 2/3 के लिए क्या लिखेंगे, m2 और n3, क्या लिख देंगे, m2 और n3। तो यह आपके पास में यौगिक का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि एक यौगिक 2 तत्व m और n से बना है, तत्व n CCP संरचना बनाता है और m के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यारोपित करते हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, CCP संरचना के लिए एकक कोष्ठिका में n परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होती है, 2 इंटू परमाणुओं की संख्या, तो 2 इंटू 4 बराबर कितना आ गई, 8। तो m परमाणु के लिए 1/3 इंटू चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे यौगिक क्या था आपके पास में, mn था, यहाँ पे क्या है 1/3 इंटू 8, 8/3 हो गए। तो 8/3 हो गए, ये क्या है 4 है, इसको आप कैंसिल आउट करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/3। तो m2 और n3, ये आपके पास में क्या जाएगा, रिक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब जो ये क्वेश्चन था, अब ये 2 क्वेश्चन तो आपको जो आपके पास में जितनी भी रिक्तियां थी, परमाणु की संख्या थी, उनसे संबंधित पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं संकुलन समता की। किसकी बात करते हैं, संकुलन समता की। तो देखो संकुलन समता के लिए हम शुरू करते हैं अब संकुलन समता। आज हम इस वीडियो में संकुलन समता निकालना सीखेंगे। संकुलन क्षमता। देखो संकुलन समता क्या होती है कि संकुलन समता क्या है कि एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का जितना भाग ठोस गोले द्वारा गिरा जाता है, यानी इसको हम ऐसा कह सकते हैं, एकक कोष्ठिका, जो आपके पास में एकक कोष्ठिका है, उस एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का, एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का जितना भाग ठोस गोले द्वारा, एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का जितना भाग ठोस गोले द्वारा घेरा जाता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। यानी कोई भी आपके पास में यदि एकक कोष्ठिका है और उस एकक कोष्ठिका का जो कुल आयतन है उसका जितना भाग ठोस गोले द्वारा घेरा जाएगा उसे क्या कहेंगे, संकुलन क्षमता। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास में कोई एक कोष्ठिका है और उस कोष्ठिका में क्या पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। उस ठोस गोले द्वारा उसका जितना अधिक भाग घेरा जाएगा, यानी उसमें पाए जाने वाले जितने भी होल्स है, छिद्र है, रिक्तियां हैं, उनको छोड़ के जो बाकी भाग घेरा गया है, वह घेरा गया भाग क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। तो इस संकुलन क्षमता के लिए आपको यही याद रखना है कि बाकी जो एकक कोष्ठिका का कुल आयतन है, जितना जैसे आपके पास में ये एकक कोष्ठिका, इसका ये कुल आयतन है, इस कुल आयतन में ठोस गोले, यानी जितने ये ठोस गोले इतना आकार घेर रहे हैं, उसी की क्षमता को हम क्या कहेंगे, इसकी संकुलन क्षमता कहेंगे। क्या कहेंगे, संकुलन क्षमता कहेंगे। अब संकुलन क्षमता के लिए हम ये कह सकते हैं कि संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं कि ठोस गोले का आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन। तो संकुलन क्षमता के लिए क्या लिखते हैं, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता के लिए लिखते हैं कि ठोस गोले का कुल आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। तो ठोस गोले का आयतन ऐसे लिख सकते हो आप इसको,
ठोस गोले का आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन। अब यदि आपको यहाँ पे संकुलन क्षमता प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसको कितने से गुणा कर दो आप, 100 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो, 100 से। तो ठोस गोले का आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100, तो इससे आप संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हो। क्या ज्ञात कर सकते हो, संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हो। अब इस संकुलन क्षमता के लिए हम सबसे पहला पॉइंट लेंगे सरल गणीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सरल गणीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करना है। सरल गणीय एकक कोष्ठिका, सरल गणीय एकक कोष्ठिका, सरल गणीय एकक कोष्ठिका, कोष्ठक में लिखना SCC, SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC, ये हमें ज्ञात करनी है सरल गणीय एकक कोष्ठिका की SCC। तो इसमें देखो सबसे पहले हम बात करते हैं SCC की, कि सरल गणीय एकक कोष्ठिका की। जब हमने सरल गणीय एकक कोष्ठिका पढ़ी थी तो उसमें यह कहा था कि सरल गणीय एकक कोष्ठिका होती है उसमें अवयवी कण केवल कहाँ पे पाए जाते हैं, कोनों पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम SCC में जो अवयवी कण है उसमें कोनों की बात करेंगे, और जो अवयवी कण कोनों पे पाए जाते हैं वे उसके कितने प्रतिशत भाग हो गए थे, 1/8वां भाग को। तो कोनों के लिए हम कितना भाग ले रहे हैं, 1/8वां भाग। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स में कि इसमें SCC में अवयवी कण केवल कोणों पर उपस्थित होते हैं। SCC में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। SCC में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। अतः SCC में ठोस गोलों की संख्या बराबर, कोने कितने होते हैं, 8 × 1/8 बराबर कितना आ जाएगा, 1। 8 × 1/8 बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो SCC में ठोस गोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1। अब यदि हम ज्ञात करते हैं कि ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³। यह ठोस गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है कि ठोस गोले का यदि हमें आयतन ज्ञात करना है तो 4/3 πr³। अब 4/3 πr³ में ठोस गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। तो सबसे पहले देखो हम एक संरचना बनाते हैं और उसमें ठोस गोले की बात करते हैं, SCC की बात करते हैं। ये एकक कोष्ठिका है और इस एकक कोष्ठिका में जो आपके पास में संरचना दे रखी है कि इस एकक कोष्ठिका की यदि हम भुजा की बात करते हैं तो देखो एक कोण ये है, एक कोण ये है। इस प्रकार से ये दो सीमाएं बनती नहीं बनती। अब देखो कि यदि आपके पास में एक कोई वर्त होता है, ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु है, यहां से लेकर इसकी त्रिज्या क्या होती है, r, और इधर वाली त्रिज्या क्या होती है, r। कुल r और r, अब यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या क्या है, r, और यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या क्या r, यानी ये r है और ये r है। तो कंप्लीट जो आपके पास में ये दोनों के बीच की जो भुजा है, इस भुजा को हम क्या कह सकते हैं, a कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, a। तो इसमें आपके पास में ये है कि ये त्रिज्या r है और ये त्रिज्या r है, तो ये इसकी भुजा क्या हो जाएगी, कंप्लीट a हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a। तो अब इसकी भुजा हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या लिखेंगे इसमें
कि सबसे पहले इसको लिखने में हम ऐसा लिखेंगे कि भुजा ए एकक कोष्टिका, भुजा आपके पास में जो उसकी ए है वह एकक कोष्टिका, भुजा तो क्या हो गई, ए हो गई। अब इसके बाद में लिखो इसमें एकक कोष्टिका का आयतन। अब एकक कोष्टिका का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहां पे आपने भुजा क्या मानी, ए, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। क्या हो जाएगा, ए क्यूब। यदि एकक कोष्टिका का आयतन भुजा क्यूब होता है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अब ए क्यूब होने के बाद में यदि हम लिखते हैं इसको चित्रानुसार क्या लिखते हैं कि चित्रानुसार यदि इसको लिखें तो लिखने में हम क्या कहेंगे, ए क्यूब है। तो अब ए बराबर क्या है आपके पास में, आर और आर है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2r। ए बराबर क्या है आपके पास में, 2r है। तो 2r होने के बाद में क्या है, यहाँ पे ए क्यूब है, तो ए क्यूब के लिए क्या लिखेंगे, 2। ए बराबर 2r हो गया, तो 2r का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब होने के बाद में क्या लिखेंगे, 8r क्यूब हो जाएगा ये। तो इसमें एकक कोष्टिका का आयतन कितना आ जाएगा, 8r क्यूब आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख लेना कि एकक कोष्टिका का आयतन, इसको यहाँ पे 8r क्यूब आएगा, तो इसको आप एक लाइन लिख के लिख लेना कि एकक कोष्टिका का आयतन बराबर भुजा क्यूब था। तो भुजा क्यूब के लिए आप लिख देना, भुजा क्या है, ए का मान क्या है, 2r। तो 2r का क्या कर देना, क्यूब, यानी 8r क्यूब। क्या आ जाएगा, 8r क्यूब आ जाएगा किसका, एकक कोष्टिका का आयतन। अब एकक कोष्टिका का आयतन आने के बाद में हमें क्या करनी है, इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। संकुलन क्षमता प्रतिशत। अब संकुलन क्षमता प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास में इसका सूत्र है कि क्या है, कि ठोस गोले का आयतन अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन। तो संकुलन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र है, लिख लो, ठोस गोले का आयतन अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन इंटू 100। तो ये संकुलन क्षमता प्रतिशत हो जाएगी। तो अब ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन क्या है आपके पास में, 4/3 पाई आर क्यूब है, नहीं है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन कितना है, 8r क्यूब इंटू क्या है, 100। अब देखो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 कितनी बार गए, 2 बार। अब आपके पास में क्या बचा कि 3 पाई 2 और इंटू 100 बचे हैं। तो इसको आप सीधा सा ऐसे लिख सकते हो कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। और 22/7 होने के बाद में इसको आप सीधा सरल कर लो कि पाई बराबर क्या होगा, 22/7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 100 ये आएगा। अब इसको यदि हम सरल करेंगे तो सरल करने के तहत देखो कि 22 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 है। तो अब इसको सरल करने के लिए क्या है, 22 को कितने से गुणा कर लो, 100 से। तो 100 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये 2200 अपॉन 21 और 2 कितने हो जाएंगे, 42। 2 से गुणा करोगे तो अब इसको यदि आप सरल करते हो इसको, तो जब इसको आप सरल करोगे 2200 में यदि आप 42 का भाग दोगे तो 42 का भाग देने के तहत आपके पास में जो मान आएगा एग्जिट वह आएगा 52.38। कितना आएगा, 52.38। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 52.40% लिख सकते हैं। ये होती है आपकी संकुलन क्षमता प्रतिशत। अब देखो सरल गणीय एकक कोष्टिका एससीसी थी। इस एससीसी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स की हम बात कर रहे थे। एससीसी में अवयवी कण केवल किस पे उपस्थित थे, कोनों पे उपस्थित थे। तो अब एससीसी में ठोस गोलों की संख्या कितनी है, 8 × 1/8 बराबर कितनी है, 1। तो ठोस गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब है। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी भुजा क्या मान लिया आपने, ए मानी।
कि ये कंप्लीट इसकी भुजाएं वे क्या है, ए है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ए भुजाएं हैं, तो अब क्या लिखेंगे कि एक कोष्टिका का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा ए क्यूब। अब चित्रानुसार भुजा ए है, उसके बराबर क्या है यहाँ पे आर, और आर कितना हो गया 2r हो गया। अब 2r होने के बाद में क्या लिखेंगे, एक कोष्टिका का आयतन भुजा क्यूब है, तो 2r का क्यूब कितना होता है 8r क्यूब होता है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, संकुलन समता प्रतिशत। तो संकुलन समता प्रतिशत ज्ञात करने के लिए देखो हम सूत्र लिखते हैं, ठोस गोले का आयतन अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन इंटू 100। तो ठोस गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे आपने 4/3 पाई आर क्यूब ज्ञात किया था। अब यहाँ पे क्या था कि एकक कोष्टिका का आयतन कितना था 8r क्यूब था इंटू 100 था, तो ये r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, 4 से 8 कितनी बार चले गए 2 बार। अब यहाँ पे क्या पाई, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 3 इंटू 2 इंटू 100, तो 22 को 100 से गुणा किया कितना आ गया 2200, 7 ही 21, 21 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 42, इसको 2200 में यदि 42 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 52.38, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं 52.40%। तो ये आ जाएगी आपकी एससीसी की संकुलन क्षमता। तो ये होती है एससीसी की संकुलन क्षमता। तो इसको आपको संकुलन क्षमता ज्ञात करना है, तो ये इसकी एक डिटेल से संकुलन क्षमता ज्ञात इस प्रकार से की जाती है कि 52.4 किस प्रकार से संकुलन क्षमता आती है, वह एससीसी की संकुलन क्षमता ज्ञात करना था। अब जो एससीसी की संकुलन क्षमता होगी उसके बाद में हम पढ़ेंगे एफसीसी की संकुलन क्षमता और बीसीसी की संकुलन क्षमता। उन दोनों की संकुलन क्षमता की बात करनी है, एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। तो आज की क्लास में केवल एससीसी की, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम एफसीसी और बीसीसी की संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।